बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ और वो खुशखबरी ये है कि ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट पार्ट है और मतलब कि चैप्टर खत्म होने वाला है और उसके बाद हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। तो आज इस चैप्टर को निहार लीजिए अच्छी तरह से। आज हम करने वाले हैं L13 क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर फ्लो देख लीजिए। लेक्चर फ्लो में आज हम पढ़ने वाले हैं कायिक संकरण, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर नजरिए से, और उसके बाद हम उत्तक संवर्धन का महत्व व प्रायोगिक अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि कैसे उत्तक संवर्धन हमने जो पढ़ा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि काफ़ी इम्पोर्टेंस हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो बिल्कुल इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के नज़रिए से। क्या है कायिक संकरण? अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, पौधों में शादियां करवाई, है ना। पौधों की बात कर रहे हैं हम भाई, उत्तक संवर्धन से कायिक संकरण भी पौधों से ही रिलेटेड है, इसलिए उसी की बात कर रहे हैं। शादियां करवाई, इसकी नस्ल को इसकी नस्ल से, इसकी किस्म को इसकी किस्म से ऐसे मिलाया हमने, है ना, किस्मा किस्मी करवा दिया। लेकिन जरा सोचो कि वही हमारा वो जो डीएनए वाला प्रॉब्लम है कि हम हर किस्म को किसी दूसरी किस्म से क्या नहीं करवा सकते, जनन नहीं करा सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर उसका डीएनए नहीं मिला तो हमारा जो सारा प्रोसेस था, कौन सा प्रोसेस, हम वो उसको बैगिंग करते हैं, फिर उसके पराग कण ढूंढ के इस पे डालते हैं, फिर सोचते हैं बाप निषेचन हो जाओ भैया, फिर अगर निषेचन नहीं हुआ तो हमारी तो मेहनत पे पानी फिर जाता है। उसके बाद फिर हम लेकर आए कि चलो उत्तक संवर्धन कर देते हैं। लेकिन उत्तक संवर्धन में भी कई बार ऐसा नहीं है कि आपने संवर्धन माध्यम लिया और कोशिका डाली और पौधा बन गया, ऐसा नहीं होता है ना। घर पे ट्राई करके देख लेना और मुझे बताना हुआ या नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। बहुत सारी जो है असफलताएं होती हैं इनमें। तो फिर वैज्ञानिकों को तो आपको पता ही है, कुछ ना कुछ उनको चलता रहता है दिमाग में कि कैसे और क्या किया जाए, है ना, कैसे और क्या किया जाए। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्यों हम ये फालतू के पचड़ों में डीएनए आरएनए आनुवंशिक पदार्थ कर रहे हैं, हम कोई दो प्रकार की सेल ही क्यों ना ले लेते कि एक सेल ले ली गेहूं की, एक सेल ले ली राई की, दोनों को मिला दिया और नया पौधा बना दिया। ऐसा क्यों नहीं कर देते? क्यों हम ये शादियों वादियों के चक्कर में पड़ रहे हैं? आइडिया तो अच्छा है, शायद आप में से किसी ने सोचा होगा, लेकिन आप सोचने में लेट हो चुके हैं क्योंकि ये आइडिया पहले से इन्होंने अपना लिया है। तो यही है ये सोमेटिक यानी कि कायिक। कायिक से आपको पता चल गया होगा, वेजिटेटिव यानी कि सोमेटिक। नॉर्मल दो सेल लेते हैं, उनका फ्यूजन करवा देते हैं। ठीक है, आजकल फ्यूजन का जमाना है। चलो शुरू करें भाई। दो भिन्न भिन्न किस्मों, भाई किस्में भिन्न भिन्न है, जरा ध्यान रखें इनका। अभी आप देखोगे तो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। भिन्न भिन्न किस्मों प्रजातियों, ये देखो इसका जीवन है ना बहुत नीरस है, बहुत। तो मैं इसको समझाती हूँ, अपने जीवन में कोई रंग लेकर आओ। कभी कभार ही कभी ऐसा मौसम आता है कि हमें रंगों के साथ खेलने का मिलता है, वरना पीला और सफ़ेद और हरा, इसके बिना तो मेरी जीवन मतलब कहाँ डायग्रामों में कलर किया करते थे हम, और इन दो में ख़त्म हो गई है मेरी ज़िंदगी। प्रजातियों की कोशिकाओं से पृथक्कृत नग्न जीव द्रव्यों के युग्मनन से कायिक संकरण की प्राप्ति होती है। क्या किया जाता है भाई, दो किस्में या दो प्रजाति ले लेते हैं, उनकी कोशिकाएं ले लेते हैं, कोशिकाओं से पृथक्कृत मतलब अलग करना, नग्न जीव द्रव्य। अब ये नग्न जीव द्रव्य का मतलब नेक्ड प्रोटोप्लाज्म क्या होता है अभी समझाऊंगी मैं, के युग्म से कायिक संकरण की प्राप्ति होती है। हम सेल की बात करें और स्पेशली जब हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि किसी जमाने में हमारे पास एक सेल हुआ करती थी पुरानी कहानियों में, पादप कोशिका। और पादप कोशिका की ये खासियत होती है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली होती है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि ये कोशिका भित्ति है ना बहुत ही कबाब में हड्डी है, ये ऐसे ही किसी को अपने आप से जुड़ने नहीं देती। तो हम क्या करते हैं, कबाब में हड्डी को ही निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, यहां से इस कोशिका झिल्ली को गायब, कोशिका भित्ति को गायब कर देते हैं, और फिर हो सके तो कोशिका झिल्ली को भी कर देते हैं कई चीजों में। ठीक है, उस चीज को हम कहते हैं नग्न जीव द्रव्य, और इसके लिए एक नाम है जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। हिंदी तो देख ही रहे हो आप, नग्न जीव द्रव्य, और उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म नहीं है, है ना,
सुनिए जरा गौर से, प्रोटोप्लास्ट है ये। प्रोटोप्लाज्म तो क्या होता है भैया, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म हम नॉर्मली एक जैसा बोलते हैं, लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में। और प्रोटोप्लास्ट तो और ही अलग, झिल्ली ने, इसके तो वो ही नहीं है, कोशिका भित्ति भी नहीं है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, कायिक संकरण विकसित करने की तकनीक ही कायिक संकरण कहलाती है। ये जो हमने किया वो, और इन संकरों को साइब्रिड कहते हैं। इनसे जो प्राप्त होगा हमें, जो दोनों को मिलाने पे एक नई चीज जो हमारे सामने आएगी, उसको हम क्या कहेंगे, साइब्रिड। इसको भी ध्यान रखें, साइब्रिड। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब कायिक संकरण का प्रथम पद है कोशिकाओं से पैक्टिनेज व सेल्यूलेज एंजाइम की मदद से कोशिका भित्ति अलग करना। मैं फिर से एक चीज आपको कहना चाहूंगी, एनसीईआरटी को खोलें, वहां पे कायिक संकरण नाम का कोई टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तक संवर्धन के नीचे ही 4-5 लाइनों में, 4-5 तो मैं शायद ज्यादा बोल रही हूँ, 2-3 लाइनों में ही कायिक संकरण को निपटा दिया गया है। लेकिन क्योंकि नीट जैसे एग्जाम में बेचारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपकी एनसीईआरटी की बताऊं मैं आपको, एनसीईआरटी या 12th के हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत है। लेकिन अगर कायिक संकरण में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है, जो कि आया हुआ भी है कई बार सीबीएसई में, है ना, सीबीएसई वाले जो हैं थोड़े से होशियार हैं, उन्हें पता है कि हमारे बच्चे नीट का भी पढ़ते हैं, तो वो दे देते हैं। तो फिर आपको इतने से काम नहीं चलेगा, ये लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं करवा रही हूँ। जो बच्चे चाहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है तो वो ना करें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कायिक संकरण की प्रोसेस समझे बिना कायिक संकरण को समझना मुश्किल है। क्या करना है, वही कोशिका भित्ति हटानी है। आपको पता है कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है, सेलुलोज और पैक्टिनेज से बनी हुई है ना, वसा से भी बनी हुई है। तो हम 2 एंजाइम काम में लेंगे, एक तो है पैक्टिनेज और एक है सेलुलेज। आप चाहें तो ये एंजाइम ना लिखें, सिर्फ लिख दें कि एंजाइम की मदद से कोशिका भित्ति अलग करना है। लेकिन वही कई बच्चे मुझसे पूछेंगे मैम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, पैक्टिनेज और सेल्यूलेज 2 एंजाइम जो है वो यूज किए जाते हैं। सेल्यूलोज की बनी होती है तो सेल्यूलेज, और प्लांट में पैक्टीन भी होता है तो पैक्टिनेज। ठीक, 2 लेते हैं और क्या कर लेते हैं, कोशिका भित्ति को रफा दफा कर लेते हैं। जाओ भी, पादप कोशिका से कोशिका भित्ति के अलग हो जाने पर इसे जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक, यह कोशिका कला से घिरा पादप कोशिका का जीव द्रव्य है। क्या है इसमें, अभी प्लाज्मा झिल्ली है, इसको रफा दफा नहीं किया है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली बची है, सिर्फ कोशिका भित्ति को अलग किया क्योंकि वही आड़ में आ रही थी। अब कुछ रसायनों को क्षणिक अवधि के उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट द्वारा दोनों जीव द्रव्यों को संलयित यानी कि फ्यूज, जिसको मैं फ्यूजन बोल रही हूं, कराया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों को किसी घोल में डाल देंगे, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना है भैया। आप कोई एसिड वैसिड ले लो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है, दोनों को डाल दो और शॉक दे दो, दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। कुछ रसायनों को द्वारा भी किया जाता है। एक रसायन का नाम मैं आपको बता देती हूँ, PEG जिसको कहते हैं, पैग, पॉली एथिलीन ग्लाइकोल। ये भी नीट का क्वेश्चन है भाई, भरे पड़े हैं, इतने सालों से नीट हो रही है, क्या छोड़ा होगा उन्होंने। इसलिए तो कहती हूँ कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके लिए नीट के बराबर है। ठीक है, कराया जाता है। जीव द्रव्य को एक उचित माध्यम पर संवर्धित किया जाता है। वही संवर्धन माध्यम में फिर उसको रख देंगे, जो फ्यूजन से हमें मिला है उसका वही उत्तक संवर्धन वाला प्रोसेस अपनाएंगे। उसको कल्चरल मीडियम में ले जाके रख देंगे, उसमें कैलस बनेगा, कैलस से पौधा बनेगा। ठीक है, और पौधा कैसा बनेगा, फ्यूजन वाला, मतलब उसमें दोनों के गुण होंगे। जो 2 कोशिकाएं आपने ली थी अलग अलग चीज़ों की, उसका आपको जो है निचोड़ मिलेगा उसके अंदर। तब इसमें कोशिका भित्ति का पुनरुत्पादन हो जाता है। भाई आप उसको सब कुछ दे रहे हो तो फिर से क्या बन जाएगी, उसमें कोशिका भित्ति बन जाएगी जो फ्यूजन हुआ है, और हमारी एक कोशिका तैयार हो जाएगी। यह कोशिका विभाजित होकर लघु पादपों यानी कि प्लांटलेट्स, छोटे छोटे पौधे बनाएगी। वही कैलस, कैलस से फिर छोटे छोटे पौधे।
का निर्माण कर देती है। देखो ये भी उत्तक संवर्धन के अंतर्गत ही कर रहे हैं, क्योंकि यहां से शुरू हो गया वापस उत्तक संवर्धन, वही उत्तक संवर्धन वाला प्रोसेस है। क्या क्या बनाया हमने जरा ये भी देख लो। आलू व टमाटर की कोशिकाओं के जीव द्रव्य के संलयन से पोटैटो का पो और टोमेटो का टोमेटो है ना, तो पोमेटो कर दिया इसको, का निर्माण किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश इस पादप में व्यावसायिक उपयोग हेतु आवश्यक लक्षणों का अभाव था, है ना। कई बच्चे एक्साइटेड, मैम फिर है कहाँ ये, हमने टमाटर और आलू को मिला के बनाया है कहाँ, बाजार में तो नहीं मिलता। क्योंकि ये इसीलिए ये लाइन लिखी है क्योंकि अब ये व्यावसायिक रूप से इसको यूज नहीं कर रहे, कुछ खामियां थी इनमें, ये खेतों में नहीं उग पाया, है ना, और लैब में ही उग रहा है ये, और कुछ असामान्यताओं की वजह से इसको मार्केट में नहीं लेके आए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई हम पहले बहुत सारा टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको रिलीज करते हैं, तो इसको रिलीज नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी। कायिक संकरण से उन पादपों के बीच संकरण कराया जा सकता है। कहां कहां यूज होती है ये जरा सुन लो अभी। लैंगिक संकरण के सभी प्रयास विफल हुए। वही मैंने कहा कि आपने परागकण डाले लेकिन निषेचन ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसके डीएनए अलग अलग है ना। और ये भी बात हमने पढ़ी कि 2 स्पीशीज में तो आप वैसे भी नहीं करवा सकते, अलग अलग जातियों में तो आप निषेचन वैसे भी नहीं करवा सकते। तो उन असफलताओं के या लैंगिक जनन के असफल हो जाने पर, विफल हो जाने पर, या जिनमें लैंगिक संकरण हो ही नहीं रहा या हो ही नहीं सकता, उनमें हम फिर ये कायिक संकरण यूज करते हैं। और क्या बनाया है हमने, एक स्पेशल चीज जो हमने बनाई है इससे, वो आप देख लीजिए, टिट्रिकेल, इसका नाम याद रखेंगे आप। ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये सब मैंने आपसे कहा बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कहाँ से नहीं। टिट्रिकेल क्या है, नाम आपको लग रहा होगा टिट्रिकम एसाइटम, किसका नाम है जरा बताओ तो। टिट्रिकम एसाइटम चैट में लिखो जरा, कुछ रिवाइज होगा। टिट्रिकम एसाइटम बताया है मैंने, इसी चैप्टर में बताया है। टिट्रिकम एसाइटम है गेहूं का नाम, ठीक है, साइंटिफिक नेम। तो गेहूं की जो टिट्रिकम एसाइटम थी उसका हमने सेल लिया और उसको हमने राई से मिलाया। अब नेचुरली तो राई से ये मिलने से रहा, राई अलग ग्रुप की है, गेहूं अलग ग्रुप का है, दोनों का कोई मेल जोल ही नहीं है, तो इनका डीएनए तो वैसे भी कभी नहीं मिलना, अगर आप निषेचन करवाओगे तो नहीं मिलेगा। तो फिर हमने इनकी कोशिकाओं को मिलाकर क्या बनाई थी भाई, टिट्रिकेल बनाई, है ना। और ये टिट्रिकेल क्या है, ये हेक्साप्लॉइडी भी है, मतलब 6N है इसमें, 6 गुना इसमें गुणसूत्र ज्यादा है, एक 8 गुना वाली ज्यादा भी है, लेकिन उसमें हमें नहीं जाना है, बस नाम याद रखेंगे। एक तो क्या जरूरी है वो मैं आपको लिख रही हूँ। टिट्रिकेल बनाई हमने किससे, एक तो पोमेटो बनाया, एक टिट्रिकेल बनाई, इसको हम यूज करते हैं, है ना। वो तो पोमेटो तो यूज नहीं हो रहा, टिट्रिकेल यूज हो रहा है, इसीलिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे मिलके बनाई हमने, गेहूं और राई से, ये बात याद रखेंगे, ठीक है, गेहूं और राई से मिलकर बनाई। चलो आ जाओ भाई आगे की तरफ। इसी तरह धान व गाजर के बीच कायिक संकरण बनाए गए, लेकिन लैंगिक संकरणों का निर्माण सफल नहीं हुआ, ठीक है। वही है हमारे पास, ये असफल है, पोमेटो असफल है, गेहूं हम यूज कर रहे हैं, गेहूं की वैरायटी हमारे पास टिट्रिकेल अवेलेबल है, यूज करते हैं उसको। क्यों यूज करते हैं, देखो उसमें क्या खासियत थी, उसमें गेहूं के भी गुण थे और राई के भी गुण थे। गेहूं की तरह उसमें जो है, हालांकि ये टिट्रिकेल हमारे मतलब हम खाने में यूज नहीं करते, चारे के लिए ज्यादा यूज किया जाता है ना, गाय को खिलाने के लिए। इसमें ग्लूटीन कम मात्रा में, ब्रेड वेड नहीं बना सकते इससे, इसमें ग्लूटीन कम मात्रा में, तो ग्लूटीन फ्री लोग जो हैं जिनको एलर्जी है उनमें काम में ले सकते हैं। राई की तरह इसमें पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, ये कुछ स्पेशलिटी है इसमें, दोनों की चीज़ें, कुछ गेहूं वाली कुछ राई वाली। कायिक संकरणों का प्रयोग जीन स्थानांतरण, कोशिका द्रव्य स्थानांतरण व परबहुगुणता, परबहुगुणता, ये परबहुगुणता क्या है भाई, पॉलीप्लॉइडी पढ़ा है ना हमने, ए पॉलीप्लॉइडी, एलोप्लॉइडी, कुछ याद आ रहा है भाई, जिसमें तो एक तो होता है पॉलीप्लॉइडी में 2 होते हैं, है ना, एक तो एक अगुणित सेट बढ़ जाता है और जिसमें एक पूरा के पूरा सेट बढ़ जाता है ना, एलोप्लॉइडी बनाने में किया जाता है। जैसे कि 2N से 3N हो गया, है ना, गेहूं में ऐसा ही तो हुआ भाई, 2N गेहूं की कोशिका ली आपने, 2N राई की कोशिका ली, तो बन के क्या बनेगा, ये 4N तो बनेगा।
तो पॉलीप्लॉइडी हो गई ना, बहुबगुणता हो गई, बनाने में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं उत्तक संवर्धन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको टमाटर वो टोमेटो वाला थोड़ा सा समझा देती हूँ। क्या किया हमने, ऐसे आड़ा ही बना दूं, चल हमने लिया एक टमाटर, टमाटर की कोशिका है ना, टमाटर नहीं लिया, टमाटर की कोशिका, और इस पे थी क्या, प्यारी सी कोशिका भित्ति। फिर हमने लिया आलू की कोशिका, उसी भी प्लांट के भाग से तोड़ ली कोशिका, है ना। हमारे तो हाथों का वो खेल है, कहीं भी जाके हम कोशिका तोड़ के ला सकते हैं, है ना। कभी कोशिका ला सकते हो क्या, कोशिका तो ढूंढनी पड़ेगी माइक्रोस्कोप में, जब भी लाओगे उत्तक ही लेकर आओगे, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी उसमें। इन पे कोशिकाएं भित्ति थी, हमने इनको क्या दिया भाई, वो एंजाइम्स दिए, और एंजाइम देके इनको क्या कर दिया, नग्न कर दिया, ठीक है। मतलब इनकी जो है लाज थी वो उतार ली, है ना, दोनों की कवरिंग बाहर कर दी। ये क्या कर दिया हमने, जीव द्रव्य प्राप्त कर लिया, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर लिया। अब इनको हमने पीईजी दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, इलेक्ट्रिक शॉक देने से ये दोनों मिल गए। ये लो, पहले तो इनके केंद्रक शर्माए कि नहीं ये दोनों की दोस्ती हो गई, हम दोनों तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको लगा कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगातार दिए जा रहे हैं, मिलना तो पड़ेगा ही, तो इन्होंने सोचा चलो मिल जाते हैं। ये हमारी फ्यूजन वाली सेल प्राप्त हो गई, संलयन वाली सेल। बस इसको फिर आप उत्तक संवर्धन कर दो, काम बन गया। माइक्रो प्रोपोगेशन करके उगा लो जो उगाना चाहते हो, ठीक है। ऐसे ही हमने गेहूं भी बनाया। अच्छा, कई बुक्स ये देती है कि कोशिका झिल्ली भी निकाल ली जाती है। कई बार ऐसा होता है कोशिका झिल्ली की वजह से नहीं फ्यूजन होता तो फिर उसको निकाल देते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस में हम नहीं निकालते। हाँ, अब बात कर लेते हैं उत्तक संवर्धन का महत्व, प्रायोगिक अनुप्रयोग कि क्या प्रयोग है। कुछ तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, आपने देखा ही क्या क्या बना लिया हमने, है ना। तो एक बार उसको समराइज कर देते हैं, पूछ सकता है कभी बोर्ड, वैसे कभी आया नहीं है क्वेश्चन, उस पे आया है सूक्ष्म प्रवर्धन पे। तो सूक्ष्म प्रवर्धन की ये दो ऊपर वाले जो है ना, अभी आएंगे, ये दो सूक्ष्म प्रवर्धन के उपयोग है, और बाकी सब जो है वो उत्तक संवर्धन के, क्योंकि उत्तक संवर्धन के अंदर ही सूक्ष्म प्रवर्धन आता है। सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा कम समय में हजारों पौधों का निर्माण किया जा सकता है। ये बात आपको बताई, कैलस को डालो, संख्या में उगा लो, ठीक है। कम समय में आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। चूंकि यह प्रयोगशाला में किया जाता है, अंत बाहरी पर्यावरण परिस्थितियों, मौसम का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बीमारी हो बाहर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लैब में इसको अच्छी तरह से करते हो। ये दो है ना पूछे हुए हैं, बोर्ड में पूछे हुए हैं। उत्तक संवर्धन द्वारा सोमाक्लोलन का निर्माण किया जाता है, जिनकी विभिन्नताएं अधिक होती है। सोमाक्लोलन पढ़ा हमने, एक ही कोशिका से सारे पौधे बने हो तो वो सब एक जैसे होंगे, एक दूसरे के क्लोन होंगे, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सोमाक्लोनल, अधिक महत्व की है, ठीक है। विभोजोत्तक संवर्धन या मेरिस्टेमेट कल्चर द्वारा रोग मुक्त पादपों का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। रोग मुक्त आपको बताया था विभोजोत्तक की, जहाँ पे विषाणु या वायरस अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है, तो उसका यूज करोगे तो आप क्या कर सकते हो, रोग मुक्त पादप का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। कल की क्लास में हमने पढ़ा, वही लेकर आने हैं सारे पॉइंट। बीज बनाने में असक्षम पौधों को इस विधि द्वारा तेजी से गुणित किया जा सकता है। वही जिसमें जनन नहीं हो रहा हो, लैंगिक जनन नहीं हो रहा है, तो बीज कहाँ से बनेगा, तो फिर आप क्या करो, वही उसकी सेल लो, उत्तक संवर्धन करवाओ, बनाओ, गुणित कर सकते हैं आप इसको। परागकण परागकोश संवर्धन का प्रयोग अगुणित पौधे बनाने में किया जाता है, जिसमें समयुग्मजी वंशक्रम बनाने में प्रयोग किया जाता है। उत्परिवर्तनों के अध्ययन में इनका विशिष्ट गुण है। आप क्या कर सकते हो, परागकण का और परागकोश का संवर्धन करके अगुणित पौधे भी बना सकते हो, हैप्लॉइड,
ठीक है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या नॉर्मल पौधे से आधी होगी। ऐसे पौधे बना सकते हो और शुद्ध वंशक्रम ला सकते हो, समयुग्मजीय अवस्था। और ऐसे पौधे क्या रहेंगे, उत्परिवर्तन के लिए लाभदायक रहेंगे। भ्रूण संवर्धन, बीजांड संवर्धन, आप कुछ भी कराओ ना, आपकी जो मर्जी हो, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं, कोशिका ले लो, अंग ले लो, उत्तक ले लो, तो आपकी जो मर्जी हो वो लो। भ्रूण का परिवर्धन करवा लो, बीजांड बना दो, बीजांड संवर्धन, अंडाशय संवर्धन करवा लो, आदि से विज्ञान की अनेक गुत्थियों को समझने में मदद मिली है। एम्ब्रियो रेस्क्यू संकरण की सफलता हेतु आवश्यक है। ठीक है, मान लो कोई भ्रूण है ना, कोई ऐसा पादप है जिसमें बीज बन रहा है लेकिन भ्रूण आगे ही नहीं बढ़ रहा, बस वो बनता है सड़ जाता है, बनता है सड़ जाता है। आप उसको लैब में उगाओ, देखो, उसका अध्ययन करो, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके डीएनए वीएनए में, बीजांड में। ये सब हम जो चीज़ें देखते हैं ना, जो आप पढ़ते हो कि कैसे पराग नलिका आई होगी, कहाँ गई होगी, विभाजन कैसे हुआ होगा, ये क्या वैज्ञानिक फूलों के अंदर जा जाके देख रहे हैं? नहीं, लैब में कर करके देख रहे हैं ना, ऐसी ही वीडियो से। जीव द्रव्यक संलयन तकनीकी से संकरण को नई विमाएं दी है। ठीक है, बहुत नई नई खोज हुई है, जैसे अभी हमने गेहूं है वो देखा है ना। इनमें 2 प्रजाति ही नहीं, वंशों के बीच भी संकरण कराया जा सकता है। भाई प्रजाति में वैसे तो हम लैंगिक जनन नहीं करा सकते क्योंकि डीएनए वाला प्रॉब्लम आ जाता है, जीन्स नहीं मिलते, और साथ में आप वंशों के साथ भी करा सकते हो, जीन्स के साथ भी करा सकते हो, क्योंकि सिर्फ शैली तो मिलानी है। जर्मप्लाज्म के इन विट्रो संरक्षण व क्रायो प्रिजर्वेशन में इसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जर्मप्लाज्म हमने पढ़ा था ना कि हम जीनों का संग्रहण करते हैं, किसी पादप जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो तो उसके जीन्स संग्रहित कर लेते हैं। तो वो कैसे करोगे, पहले तो उनकी नंबर ऑफ बढ़ा दो आप, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स कर लो, फिर उसको संग्रहित कर लो। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? शीत परिरक्षण जिसको कहते हैं, है ना, शीत, बहुत ठंडी, जैसे मैंने आपको बताया था -96 डिग्री सेंटीग्रेड की लिक्विड नाइट्रोजन में हम सीमन को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। वो प्रिजर्वेशन जो है उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्व। ठंडी -196 कितना हो गया भाई, कितना ठंडा है, बहुत ठंडा, -1 पे ही बर्फ जमने लग जाती है, -4 के आसपास, तो भाई ये तो बहुत ठंडा है इस पे। तो क्रायो का मतलब ठंडा, प्रिजर्वेशन का मतलब संग्रहित करना। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जनक पौधे के मूल गुण बनाए रखे जा सकते हैं क्योंकि इससे बने सभी पौधे इसके क्लोन होते हैं। भाई एक्सप्लांट जो आप लोगे उससे जितने भी पौधे बनाओगे वो आपके नॉर्मल वाले पौधे जैसे होंगे। ठीक है, अगर उत्तक संवर्धन करा रहे हो, है ना, कायिक संकरण में तो मिक्सचर होता है, उत्तक संवर्धन में एक्सप्लांट ले रहे हो तो एक्सप्लांट जैसे ही बनेंगे। तो भाई इससे सारे पौधे एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोन होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सोमा क्लोन कहते हैं। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में ये मैंने वैसे स्टार्टिंग में कह दिया कि एनिमल पे अभी हमने इतना यूज़ नहीं किया है, लेकिन आपने पढ़ा हो डॉली भेड़ के बारे में, है ना, किया तो है हमने, लेकिन उतना हाई लेवल पे नहीं किया। हमने भेड़ भी बनाई है एक इसी कायिक संकरण से, है ना, डॉली के नाम से, अगर आपने कभी सुना हो। चलिए, ये कुछ फैक्ट्स थे और ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसको आज हम ख़त्म करते हैं, और कल हम करेंगे हमारे प्यारे एनसीईआरटी और बोर्ड में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।